द वतन जागीर ऑफ द राजपूत। कई सारे राजपूत ऐसे थे जो मुगल्स के अंडर में सर्व करते थे, जैसे कि अम्बेर और जोधपुर। अम्बेर के राजा और जो जोधपुर के राजा, इसके बदले में मुगल्स इन्हें परमिट करते थे कि वो अपनी टेरिटरी को एंजॉय कर सके, मतलब वो अपना राज शासन आराम से चला सकें बिना किसी इंटरफेयर के। और इन 18th सेंचुरी में इन्होंने अपना जो कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल है, जहाँ तक इनकी सीमाएं हैं, इसको इन्हें एक्सटेंड करा है। एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजस्ट, मतलब इन्होंने अपनी और दायरा बढ़ाया है। और अजीत सिंह है जो कि जोधपुर के रूलर हैं, वो भी मुगल दरबार के मतलब एक पॉलिटिशियन थे। और देखिए राजपूत फैमिली क्लेम करती है, मतलब वो रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा, मतलब गुजरात और मालवा भी इनके कहीं ना कहीं अंडर में था। देखिए जो राजा अजीत सिंह है वो जोधपुर का गवर्नर था, और गुजरात और जो सवाई राजा सिंह है वो अम्बेर वो गवर्नर ऑफ मालवा का गवर्नर था। और ये जहांदार शाह ने, मतलब मुगल एम्परर जहांदार शाह ने 1713 में ये पोस्ट बनाई थी इनके लिए। और देखिए जो टेरिटरी है, नागौर वॉज कनक्योर। अब देखिए जोधपुर का जो राजा था उसने नागौर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। और वहीं जो सवाई और जो अम्बेर है, अम्बेर की सीमाएं बूंदी तक पहुंच गई थी। और सवाई राजा जयसिंह वॉज फाउंडर बाय न्यू, मतलब सवाई के राजा ने अब जयपुर को न्यू अपनी कैपिटल बनाया। वॉज गिवन सूबेदारी इन ऑफ आगरा इन 1722, मतलब 1722 तक उसने सूबेदारी बनाई। बट 1740 में क्या हुआ, राजस्थान के जो राजा महाराजा वो डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि मराठाओं के अटैक के कारण 1740 में इनकी थोड़ा जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो गई। सीजिंग इंडिपेंडेंस, अब देखिए आज़ादी हासिल की सिख ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। देखिए 17th सिख ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया था लगभग 17th सेंचुरी में पूरे पंजाब रीजन में। और सेवरल बैटल्स, मतलब काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी फॉर्ट बाय गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर। लेकिन बाद में 1708 के बाद, इनकी डेथ के बाद, ये लड़ाई लड़ी गई अगेंस्ट द मुगल अंडर द बंदा बहादुर की लीडरशिप में। बाद में जीत के बाद इन्होंने क्या करा, अपने रीजन में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के जारी किए। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब इनका जो राज था, वो सतलुज नदी और जमुना नदी के बीच पे था। उन उस लेकिन बांदा बहादुर को 1715 में बंदी बना लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, और 1716 में उन्हें मार दिया गया। अब देखिए कई सारे लीडर्स के अंडर में इन्होंने क्या करा कि एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाया, जिसे जत्था और मिस्ल के नाम से जाना जाता था। और इन सबको एक नाम दिया गया है खालसा दल खालसा दल के नाम से जाना जाता था। और ये लोग क्या करते थे, अमृतसर में मिला करते थे बैसाखी और दिवाली के टाइम पे। इनकी एक मीटिंग हुआ करती थी, और उस मीटिंग का नाम था गुरमत। इन्होंने एक राखी नाम का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, जिसमें क्या करते थे, किसानों से 20% लिया जाता था उनके कल्टीवेशन का, और उन्हें बदले में प्रोटेक्शन दिया जाता था। गुरु गोविंद सिंह इंस्पायर थे खालसा पंथ से, और उनका एक स्लोगन था कि राज करेगा खालसा। और वो एक वेल ऑर्गेनाइज थे। उन्होंने उनका सामना करा मुग़ल एम्परर का, और पहले बाद में उनका करा अहमद शाह अब्दाली का। फिर इन पंजाब रीजन इनके अपने कंट्रोल में करने के बाद इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। बाद में इन्होंने क्या करा, अपने सिक्के जारी किए, वही सिक्के थे जो बंदा बहादुर के टाइम टाइम के थे। देखिए लगभग लगभग 18 सेंचुरी में के लास्ट में इनका जो दायरा था वो इंडस से लेके जमुना नदी के किनारे था।
बट एक प्रॉब्लम थी कि ये मतलब बटे हुए थे कई सारे रूरल। बट जो महाराजा रंजीत सिंह, इन्होंने रीयूनाइटेड ऑफ दिस ग्रुप, मतलब रीयूनाइटेड मतलब होता है सबको एक साथ मिलाया, और फिर 1799 में लाहौर को कैपिटल बना लिया। मराठा किंगडम, देखिए एक और पावरफुल रीजन किंगडम था जो कि मराठा था। ये कंटिन्यू मुगल्स का अपोजिशन करता था। शिवाजी 1627 में 1680 तक इसके पास एक सपोर्ट था पावरफुल वरियर फैमिली का, जो कि देशमुख फैमिली थी। इसके सपोर्ट से ही उसने मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। और शिवाजी ने इनके देशमुख की जो फैमिली थी, इसी के सपोर्ट पर मुगल्स पर भी अटैक किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, मतलब शिवाजी की डेथ के बाद जो पावर है अब वो पेशवा के पास चली गई थी। और पेशवा ने इसको बाद में मराठा किंगडम की कैपिटल को पुणे, मतलब पूना को मराठा किंगडम की कैपिटल बनाया था पेशवा ने। देखिए अंडर द पेशवा, मतलब पेशवा के अंडर में मराठास बहुत पावरफुल हो गए थे। और उन्होंने इस पावर के थ्रू मुगल्स आर्मी पर काफ़ी बार अटैक करा। और 1720 से लेकर 1761 तक जो मराठा एम्पायर है वो काफ़ी फैल गया था। और इसने मतलब इसी दौरान मतलब मुगल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और 1720 तक मालवा और गुजरात मराठाओं ने अपने अंडर में, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया था। और 1730 तक इसने दक्कन पर कब्जा कर लिया था और उस पर हक जमा लिया था, जो चौथ था और सरदेश मुखी था। ये पूरा सरदेश मुखी तक इसने अपना मराठाओं ने अपना कंट्रोल कर लिया था। मराठाओं ने 1737 में मुगल्स पर अटैक करा, और इसके बाद उनका जो एक्सपांशन हुआ वो बहुत ही रैपिडली, मतलब बहुत स्पीड में हुआ। कहाँ कहाँ हुआ, देखिए राजस्थान और पंजाब में, ये नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ हुआ। और जो ईस्ट है, ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा तक फैला। और साउथ है, साउथ में कर्नाटका, तमिल और तेलुगु तक फैला। बट ये कोई दीज वर नॉट ऑफिशियली इंक्लूड इन द मराठा एम्पायर, मतलब ये ऑफिशियली इंक्लूड नहीं थे। ये बस इन्होंने अपनी मराठा की अधीनता को स्वीकार करा था। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग अपने हिसाब से राज करते थे, चाहे राजस्थान में, पंजाब में या कर्नाटका में। ये लोग क्या करते थे उस, बट इनको रेवेन्यू दिया करते थे मराठास को। बट मराठा वहाँ राज था नहीं। बट इसका हुआ ये, इसके बदले में मराठाओं को इसकी काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत ये थी कि सब ने इनके खिलाफ, मतलब इनके खिलाफ हो गए जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। तो किसी ने भी मराठा का साथ नहीं दिया। मराठास की जो एंडलेस मिलिट्री थी वो मतलब उसकी हेल्प से वो बिल्कुल सही एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। मराठा मतलब जिस जगह को अपने कब्जे में करता था, फिर वहाँ पर रेवेन्यू, मतलब टैक्स की डिमांड करता था, फिर वहाँ से टैक्स लिया जाता था। और यहाँ पर मराठास के अंडर में एग्रीकल्चर काफ़ी फल फूल रहा था। और मराठास के टाइम पे ही सिंधिया जो कि ग्वालियर में जिनका शासक था, वो और गाय गायकवाड़ जिनका बड़ौदा जिनके अंडर में था, और भोंसले जो नागपुर में एक पावरफुल आर्मी के साथ था। लेकिन मराठा कैंपेन इंटू, मतलब इन्होंने 1720 में किसी प्रकार का इन पर अटैक नहीं करा। मतलब ये जो अपने हिसाब से राज कर रहे थे इनको करने दिया। उज्जैन जो था वो सिंधिया के अंडर में था और काफ़ी फल फूल रहा था। और होलकर जो था वो इंदौर जो था वो होलकर के अंडर में था। और ये काफ़ी इनके अंडर में फल फूल रहे थे, काफ़ी प्रॉस्पेरस हो रहे थे। मतलब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था वो बिल्कुल ही सही था। और मराठास के अंडर में न्यू ट्रेड, मतलब जो नए ट्रेड रूट्स हैं उनका कंट्रोल मराठास के अंडर में है। और उन्होंने नए जो ट्रेड मार्ग उनके रास्ते खोले। मतलब जैसे कि सिल्क, चंदेरी सिल्क है, इनको
पुणे में जगह मिली, मतलब अपने जो चंदेरी के जो कपड़े हैं मराठास के राज में इन्होंने पुणे में भी उसको सेल करा, पुणे में भी अपना बिजनेस बढ़ाया। पहले सिर्फ बुरहानपुरी था एक ट्रेड रूट, ट्रेड सेंटर। बाद में मुगल्स के अंडर में आगरा भी बना, सूरत भी बना, नागपुर भी बना, पूना बना, लखनऊ बना, ए- इलाहाबाद भी बना। जाट, देखिए 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी के टाइम पे जैसे मराठास पावर में आए थे, वैसे ही जाट भी पावर में आने आने लगे थे। उनका लीडर था चूड़ामन, मतलब उसकी बदौलत ही उसने दिल्ली दिल्ली के वेस्ट पार्ट में अपना कंट्रोल कर लिया था। और 1660 तक वो आगरा और दिल्ली के बीच के रीजन को कंट्रोल करने लगा था। देखिए जाट एक प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध किसान थे। पानीपत और बल्लभगढ़ एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना, मतलब मतलब काफ़ी एक ट्रेडिंग सेंटर बना इनके राज्य में। और सूरजमल जो कि राजा था भरतपुर का, वो उसके राज्य में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट था। जब 1739 में नादिर शाह ने अटैक करा, तो उसका लड़का जो नादिर शाह का लड़का था जवाहर शाह, उसके अंडर में 30,000 सैनिक थे उसके पास। और इसके अलावा मतलब 30,000 सैनिक के अलावा उसके पास पर्टिकुलर मराठाओं के लिए, मतलब मराठाओं से लड़ने के लिए अलग से 20,000 सैनिक थे। और सिखों से लड़ने के लिए 15,000 सैनिक अलग से थे। तो देखिए जाट ने भरतपुर में कुछ ट्रेडिशनल तरीके से कुछ किले बनाए थे, तो उसके बारे में दिए हुए है। और अब ये इसका लास्ट चैप्टर है 7th क्लास की एनसीईआरटी का। अब इसके बाद 8th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे।